नमस्कार, वॉर रूम देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर सीज फायर की खामोशी अभी भी बहुत कुछ कह रही है। क्या यह तूफान से पहले की एक शांति है? क्या शांति की आखिरी कोशिश? मिसाइलों की गूंज थमी जरूर है, लेकिन बयानबाजियों की जो आग है वहां अब भी धधक रही है, अब भी आ रहे हैं। होर्मुज खुला है, लेकिन नाकेबंदियां अब भी जारी हैं। सवाल साफ है कि क्या बातचीत के रास्ते पर शांति का कोई स्थायी हल निकल भी पाएगा, या दुनिया फिर बहुत जल्दी एक भीषण टकराव देखेगी। यानी कि हर बीते दिन के साथ सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। और अब अगले 1 घंटे में हम वॉर रूम में तमाम बड़ी खबरें भी आपको देंगे। आपको दिखाएंगे कैसे बड़ी खबरें आ रही है होर्मुज को लेकर, जहां पर एक बड़ी खबर, भारत के टैंकर पर गोलीबारी की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको देते हैं। उस टैंकर को बताया जा रहा वापस लौटना पड़ा है। भारत का एक टैंकर है, उस पर गोलीबारी हुई, पहले परमिशन इजाजत थी और उसके बाद उसे वापस लौटने के लिए कहा गया। ये बड़ी खबर है। इस खबर के बाद से भारत ने दिल्ली में ईरान के राजदूत फतेह अली को सम्मन जारी किया है। ये भी इस पर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। भारत के टैंकर पर यह हमला तब हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची यह ऐलान करते हैं कि होर्मुज खुला है। फिर परमिशन की बात भी आई है, ईरान ने सीज फायर तक होर्मुज को खोल दिया, यह ऐलान था। और उसके बाद ये एकाएक स्थिति फिर बदलती हुई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिखाई दी है। हालांकि इस फायरिंग में भारत के टैंकर्स में मौजूद क्रू को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरे क्रू मेंबर्स भी पूरी तरह से सही सलामत हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। सुमित, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, पहले बयान ईरान का आता है कि सारी चीजें ठीक है, हम खोल रहे हैं। एकाएक भारतीय शिप पर फायरिंग। सुमित, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो इस समय क्या सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में? एक तरफ खुला रखने के बाद दूसरी तरफ ये फायरिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए, बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाएगा, किसी तरीके की वहां पे आवाजाही बाधित नहीं होगी, और ईरान से हमने बातचीत मनवा लिया। मुझे लगता है कि शायद यही परिस्थितियां थी जिसने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि ईरान शुरू से कहता है कि वो सीज फायर को अपनी शर्तों पर करेगा। वो लगातार अपनी शर्तों पर करना चाहता है और लगातार अपने लोगों को ये कह रहा है कि इस जंग में हमारी हमारी जीत हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि देखिए, अगर आपने स्थायी रूप से सारी चीजों को नहीं माना तो फिर सीज फायर आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमारे ईरान को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वो था कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस बातों को ऐसे क्यों कह सकते हैं। और शायद उसी वक्त जब ये सारे के सारे चिप, क्योंकि उसमें सिर्फ भारतीय टैंकर्स नहीं थे, उसमें कई और भी मुल्कों के टैंकर्स थे जो लगातार उस इलाके से गुजरने की या फिर उस इलाके को पास करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ब्लॉक करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए ईरान की तरफ से कहा गया। आईआरजीसी की नेवल कमांड की तरफ से कहा गया कि देखिए, हमने एक बार फिर से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, और शायद उसी वजह से जी सुमित। शायद एक तरीके का अलर्ट फायरिंग की जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वार्निंग शॉट्स दिए जाते हैं। उसी समय ये वार्निंग शॉट्स का फायर किया गया। हालांकि देखिए, अभी और भी चीजें हैं आधिकारिक रूप जी, से जो ईरान को बताना है कि आखिरकार उसने भारतीय जहाजों पर, जिन पे 2 झंडे जो भारतीय तिरंगे लगे हुए थे, उसके बावजूद फायरिंग क्यों की गई, आखिरकार वो वार्निंग शॉट्स थे या जानबूझकर बड़े ठीक है। अटैक रोकने के लिए किया गया, ये अभी कई चीजें हैं जो आनी बाकी है। राजीव, ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ गीता मोहन भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। गीता, ईरान के राजदूत को तलब किया गया है, भारत ने उनके सामने क्या क्या आपत्तियां रखी हैं? जी, जो वार्निंग शॉट्स थे वही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था भारतीय सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को का जो अनाउंसमेंट था कि वो खुल गया है, उसके बावजूद ये वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इसीलिए ईरानियन राजदूत को बुलाया गया और निंदा जताते हुए कहा कि भारतीय जहाजों की सेफ्टी अब ईरानी सरकार की भी है। ये भी पूछा गया कि जो सिचुएशन है वो ऐसा पैदा क्यों हुआ जहां पर इन जहाजों पर वार्निंग शॉट्स फायर करने की जरूरत पड़ी। अभी ईरानियन साइड से हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है कि ये जो शॉट्स है ये क्यों फायर किए गए। लेकिन अगर आप जी देखें गीता। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो डिफरेंसेस है वो फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि और एक शायद ग्लोबली, ये कहीं तो ना पूरे कहीं विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। गीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
आपने देखा होर्मुज पर क्या है ताजा खबर, लेकिन क्या है युद्ध के मैदान की मौजूदा सूरत हाल, देखिए वॉर रूम अपडेट। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और कूटनीति के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। एक तरफ समझौतों के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ समुद्र से लेकर सरहद तक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शांति वार्ता और युद्ध की धमकियों के बीच पेश हैं इस वक्त की टॉप 10 बड़ी खबरें। होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाज पर आईआरजीसी ने किया हमला। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की आईआरजीसी ने इराक से भारत आ रहे 2 भारतीय झंडे वाले टैंकरों जग अर्नब और सनमार हेराल्ड पर फायरिंग की। ईरान के राजदूत को बुलाकर एमईए ने होर्मुज में अपने जहाजों पर हुई फायरिंग का उठाया मुद्दा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का फिर से सख्त नियंत्रण। ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट पर दोबारा सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की ब्लॉकेड खत्म नहीं करता, तब तक इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। यूरेनियम सौंपने के ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान के संसद सभापति मोहम्मद बाकेर कलिबाफ ने अमेरिकी दावों को झूठा करार दिया है। अमेरिका नहीं हटाएगा नौसैनिक दबाव। एयरफोर्स 1 से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि वे ईरान पर नौसैनिक दबाव कम नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि जब तक तेहरान उनके परमाणु कार्यक्रम समेत अन्य मांगों को नहीं मानता, तब तक यह ट्रांजैक्शन अधूरा है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी। मध्यस्थता की कोशिशों के तहत फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की है। अब इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की सीधी बातचीत की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अमेरिका ने रूसी तेल की बिक्री पर प्रतिबंधों से एक नई छूट जारी की है। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की शर्तों पर अपनी सीमाएं और कड़ी कर दी हैं। लेबनान में फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि उनके हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना अब भी दक्षिणी लेबनान में अपनी पोजीशन बनाए हुए है। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मौजूदा युद्ध विराम को अब स्थायी समझौते में बदला जाना चाहिए। हालांकि दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें फिलहाल किसी स्थायी युद्ध विराम समझौते की जानकारी नहीं दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा था कि युद्ध विराम के दौरान होर्मुज स्ट्रेट जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा, लेकिन ईरानी सेना ने कुछ ही समय बाद इस फैसले को पलटते हुए जलमार्ग को फिर से ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है। ईरान के संसद अध्यक्ष कलिबाफ ने ट्रंप के आशावाद को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपना रक्षात्मक रुख बरकरार रखेगा और अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप शांति का राग अलाप रहे हैं और साथ ही धमकियां भी जारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक शांति और समझौतों की बातें उठ रहे हैं, लेकिन अविश्वास की बातें भी खुलकर नहीं हो पा रही हैं। चेतावनियों और धमकियों के सुर भी ऊंचे होते जा रहे हैं। ईरान ट्रंप के सभी दावों को साफ नकारते हुए आए हैं और इन सब के बीच में जल्द ही इस्लामाबाद में फिर से ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन यह मुलाकात भी कितनी कारगर साबित होगी, ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल है। सीज फायर खत्म होने की तारीख करीब आ रही है, लेकिन बारूद अब भी अंदर अंदर सुलग रहा है। In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. होर्मुज का रास्ता ईरान ने फिलहाल पूरी तरह खोल दिया है। इसने दुनिया को अस्थायी राहत की सांस दी है। अब भी पूरी पिक्चर बाकी है। फाइनल सीज फायर अब भी दूर है और पेंटागन से निकली चेतावनी बहुत कुछ इशारा कर रही है। धमकियों और चेतावनियों के बीच समीकरण बदल रहे हैं।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा था, जहां से केवल कुछ ही जहाजों को गुजरने की अनुमति थी। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया गया है। हॉर्मुज तो खुलेगा आने वाले वक्त में, पर पॉइंट इसकी किन शर्तों पर और किन कंडीशंस पे खुला रहेगा। ओवरऑल हॉर्मुज खुला रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, परंतु उस इक्विलिब्रियम में पहुंचने में अभी टाइम है। आज जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हमारी तरफ से खुला है हॉर्मुज केवल ड्यूरिंग द सीज फायर। तो सीज फायर तो फिलहाल 5-6 दिन की है, तो ये फिलहाल की रिस्पाइट है हॉर्मुज की, बट लॉन्ग टर्म पे हॉर्मुज खुलेगा, आमन गमन होता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा भी होगा कि ईरान का दबदबा हॉर्मुज के ऊपर बना रहेगा। उसके पास एक वाल्व आ गया है, जैसे को ना कभी उसको टाइट करे कभी ढीला करे, क्योंकि ईरान ने जो ब्लॉकेड करा हॉर्मुज का, ये अनप्रेसिडेंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था, और इसको पूरी अमेरिकन मिलिट्री फायर पावर खोल नहीं पाई। तो अब ये मेरे विचार से तो ये एक नया सुपर वेपन का जन्म हो गया है इस जंग के दौरान, जो कि ईरान के हित का सुपर वेपन है। तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसके अनुसार ये स्थिति ईरान के लिए और खतरनाक हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है और व्यापार एवं पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है, लेकिन ईरान के संबंध में नौसैनिक नाकाबंदी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% संपन्न नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सीज फायर के बाद पहली बड़ी खबर जो आई है वो ये कि हॉर्मुज खुल गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस सीज फायर से कोई न कोई राहत अपने लिए निकलना चाहता है। तेहरान की धरती पर मुनीर का उतरना महज एक द्वारा नहीं, बल्कि ट्रंप का वो सीक्रेट ऑफर है जो युद्ध को पूरी तरह से रोक सकता है। जियाउल हक ने तो केवल और केवल जिहाद का पॉइजन अमेरिका के कहने पे और सऊदी के कहने पे अफगानिस्तान में फैलाया कि ये सोवियट्स हैं, ये तो गॉडलेस हैं, कम्युनिज्म में भगवान होता नहीं है, तो इसलिए इनको निकालना है। जिया ने वो करा। मुनीर इस समय जो कर रहे हैं, और हमें समझना चाहिए, बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। और केवल मुनीर नहीं, पाकिस्तान का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, आपको ये पता होगा, हमारे दर्शकों को शायद, कि ईरान की एम्बेसी नहीं है वॉशिंगटन डीसी में पिछले 40 सालों से, 45 सालों से। वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो वर्क करती है एज इरानियन एम्बेसी, और अमेरिका की एम्बेसी तेहरान में नहीं है पिछले 45 सालों से। तो अमेरिकन एम्बेसी के इंटरेस्ट स्विट्जरलैंड की एम्बेसी देखती है। तो पाकिस्तान और ईरान की वर्किंग रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा मुनीर ने ऑफर किया है ट्रंप को, और ये बात है इस युद्ध से पहले की, कि हमारे बॉर्डर से अगर अमेरिका और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर जाना हो, कमांडोज को पैसा भेजना हो, वेपन्स भेजने हो, तो हमारी आर्मी हम अनदेखा कर देंगे, आप भेजो, हम आपको हेल्प कर देंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है बिटवीन व्हाट जिया डिड एंड व्हाट मुनीर इज डूइंग। दिलचस्प बात देखिए, मुनीर के साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी थे, लेकिन प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरा बता रहा है कि असली कमान किसके हाथ में है। बुलेट प्रूफ शील्ड के साये में मुनीर का यह दौरा बता रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र अब पूरी तरह रावलपिंडी बन चुका है। ईरान और अमेरिका में हुई पहले दौर की बातचीत के बाद अब चीजें धरातल पर आती दिख रही हैं। पहला, ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट पर अड़ा हुआ है। दूसरा, हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी आजादी चाहता है। तीसरा, हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी है और इजराइल के साथ उसकी जंग ने इस आग में घी का काम किया है।
लेकिन इसी बीच दूसरी बड़ी राहत की खबर आई। इजराइल और लेबनान 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इसी सीज फायर को देखते हुए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा, लेबनान में हुए युद्ध विराम के अनुरूप हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस बात की तस्दीक की। Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented, and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. I want to make that point clear. मुनीर के जरिए क्या ऑफर तेहरान भेजा गया है, अभी ये तो ठीक मालूम नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। पेंटागन ने वेस्ट एशिया में लगभग 10,000 और सैनिक भेजने का फैसला किया है, जिनमें करीब 6,000 यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर और 4,200 बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप के साथ हैं, जिससे ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। इससे पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में अलग अलग ऑपरेशनों में तैनात हैं। यानी एक जरा सी चिंगारी फिर जंग के शोले भड़का सकती है। ईरान अमेरिका के बीच में सीज फायर के बाद से आपसी सहमति और समझौतों की कोशिशों में सबसे दिलचस्प मोहरे की तरह सामने आया है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान 7 दशकों से बलोच, पश्तून, सिंधियों के खून से अपने हाथ रंगता रहा है। वो शांति दूत की इसमें छवि बनाने की कोशिशें कर रहा है और कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में पाकिस्तान अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? पाकिस्तान के इस तमाशे के पीछे आखिर कौन है? अमेरिकी डॉलर्स का लालच या डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल? अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की ऐसी घेराबंदी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शुरुआती दिनों में एक भी जहाज बिना तलाशी के नहीं गुजर पाया। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? अमेरिकी नौसेना ने ईरान से निकले जहाजों को बीच समंदर से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी के लिए खोलने के बाद भी अमेरिकी ब्लॉकेड ईरान के लिए लगा रहता है, तो मकसद साफ है कि ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ना। ईरान को अमेरिकी चालों का अंदाजा है और ये माना जा रहा है कि इससे पहले तेहरान ने सीधे बीजिंग का दरवाजा खटखटाया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर लंबी बात की। चीन ने ईरान के धैर्य की तारीफ तो की, लेकिन उसका असली दर्द कुछ और है। चीन के लिए ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। ईरान जितना तेल बेचता है उसका 80 से 90% हिस्सा अकेला चीन खरीदता है। मतलब साफ है कि अगर तेल का रास्ता फंसा तो बीजिंग की रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि इसी तेल से जुड़ा है चीनी युवा की किस्मत। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन अपने पूरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे मैं कहूँगा 40% तेल वहां से लेता है, यानी कि तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। इसमें से ज्यादा ईरान से तेल गुजरता है। चीन को फिर तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी उसकी इतनी ज्यादा है 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, उसका इकोनॉमिक टर्न डाउन, तो सारा जो असर पड़ना शुरू होता है चीन को। यही कारण है कि चीन को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जंग अब मिसाइलों से हटकर डॉलर पर आ गई है, या कहे ये जंग कभी अकेले मिसाइलों और जंगी जहाजों की थी ही नहीं। ये लड़ाई हमेशा से पैसे और पावर की थी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेन ने जो बात चीन के बड़े बैंकों को धमकी देते हुए कही,
वो तो इस ओर ही इशारा करती हैं। Two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the bank. अब समझिए ईरानी तेल का खेल। ईरान के तेल तस्करी नेटवर्क और अली शमखानी के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी के बिजनेस साम्राज्य पर भी अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के प्रतिबंधित तेल नेटवर्क में अली शमखानी का बेटा मोहम्मद हुसैन शमखानी सबसे प्रमुख खिलाड़ी है, जिसका फायदा चीन जैसे देश लेते रहे हैं। चीन और ईरान के रिश्ते अब नए मोड़ पर हैं। 1980 के दशक में चीन खुलकर ईरान को हथियार बेचता था, लेकिन के वर्षों में यूएन और यूएस के प्रतिबंधों के आगे चीन को अपना तरीका बदलना पड़ा। फिर चीन ने ईरान की ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के जरिए छुपकर मदद शुरू की, यानी वो पुर्जे जो कहने को तो आम मशीनों के हैं, लेकिन जिनसे ईरान घातक मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर सकता है। अब अमेरिका को शक है कि चीन ने मिसाइलें भी ईरान को दी हैं। अगर यह सच हुआ तो बड़ा टकराव तय है। अमेरिका ने 50% टैरिफ की धमकी दी है, जबकि चीन ने इन आरोपों को झूठ बताया है। और ईरान का जो है 400 बिलियन डॉलर यानी कि 400 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है 25 साल पर तेल का, वो भी एक कंसेशनल रेट। तो ये लाजमी है कि ईरान को चीन जो है लगातार एक्शनेबल इंटेलिजेंस देता होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, वो उनको देता होगा, खबरें देता है, सर्विलेंस जो इंफॉर्मेशन है वो देता है। और स्पेशली जब एक रेलवे लाइन कनेक्टेड है बेजिंग से लेकर तेहरान तक, तो उसका भी इस्तेमाल करता होगा। मामला अब जमीन की परिधि से निकलकर स्पेस तक पहुंच चुका है। ईरान ने 2024 में चीन से TEE-0 एक भी नाम का एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट हासिल किया था। IRGC ने इसका इस्तेमाल वेस्ट एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन की निगरानी और स्ट्राइक प्लानिंग के लिए किया। चीन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन यह मुद्दा दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। इस पूरे खेल से 3 बड़े खतरे हैं जो साफ साफ देखे जा सकते हैं। तेल महंगा होगा, अमेरिका चीन आमने सामने आ सकते हैं और दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही है और ट्रंप ने ईरान को थैंक यू भी कहा, लेकिन अमेरिका जब इस क्षेत्र से अपनी नाकेबंदी नहीं हटा रहा है तो ईरान ने फिर से नियंत्रण सख्त कर लिया। क्या इसका अर्थ निकाला जाए? किस तरह की रणनीति पर आखिर ईरान और अमेरिका इस समय चल रहे हैं और इस पूरे खेल में चीन की क्या भूमिका है? क्यों अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच में बीजिंग चर्चा के केंद्र में है? कल तक जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के शियाओं को जलील कर रहे थे, आज वही शांति का मैसेंजर बने घूम रहे हैं। हकीकत देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद पूरा पाकिस्तान सुलग उठा। कराची से लेकर स्कर्दू तक प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं और 20 से ज्यादा लोग मारे। पाकिस्तान के दागदार दामन पर कई सवाल लिखे हैं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान में शिया किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? जवाब है अमेरिका, इजराइल। सवाल नंबर 2, आसिम मुनीर ने ईद के मौके पर शिया उलेमाओं को क्यों कहा कि जिन्हें ईरान से इतना प्यार है वो ईरान चले जाएं? जवाब है क्योंकि शिया पाकिस्तान के अमेरिका इजराइल की मदद से खुश नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान शियाओं के साथ ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान का व्यवहार ऐसा क्यों है वो समझिए। शिया संगठनों ने सीधे तौर पर आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज को अमेरिका और इजराइल का गुलाम बता दिया है। शिया उलेमा काउंसिल के नेता अल्लामा सिब्तैन हैदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुनीर साहब, अगर आपको अपने आका इजराइल और अमेरिका से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ ढकर वहीं चले जाइए। ये बयान आसिम मुनीर के उस बयान का जवाब था जिसमें शियाओं को पाकिस्तान से जाने के लिए कहा गया था। ईरान से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो अमेरिका की बात मान लें, खुद को ईरान का सच्चा दोस्त बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का असली चेहरा सऊदी अरब में दिख रहा है।
ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिक और करीब 18 फाइटर जेट्स सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। कहने को तो ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। सवाल सीधा है, सऊदी अरब इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? आने वाले वक्त में सऊदी की सीधी तनातनी किससे है? जवाब शीशे की तरह साफ है, ईरान। और यही पाकिस्तान का वो डबल गेम है जिसे दुनिया अब समझ चुकी है। ये जो दोहरी चाल पाकिस्तान चलता है उसको बाद में शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ तो ईरान की तरफ जिस प्रकार से शिया को लेकर के जो उन्होंने आसिम मुनी ने जो बातें कही, वो तो मुझे नहीं लगता ईरान प्रसन्न होगा उसको सुन करके कि इस तरह की फिक्रत है पाकिस्तान की। लेकिन जरूर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सोचता है कि सऊदी अरेबिया जो है वहां से भी अपना फायदा लिया जाए, अमेरिका के साथ भी अपनी सहानुभूति दिखाई जाए, अमेरिका के साथ भी खड़ा दिखा जाए और ईरान के साथ भी, क्योंकि तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है और पाकिस्तान भी जानता है किस प्रकार से उसके बलूचिस्तान प्रोविंस में क्या हालत हो रही है, किस प्रकार से उनको अफगानिस्तान के साथ परेशानी हो रही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत ये है कि घर संभल नहीं रहा और दुनिया का बिचौलिया बनने चले हैं। विपक्षी पार्टी पीटीआई के नेता कह रहे हैं कि सरकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने का नाटक बंद करे। जेल में बंद पीटीआई के 5 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर मुनीर सरकार को लताड़ा है कि सिर्फ फैसिलिटेटर बनिए, मीडिएटर बनने की हैसियत आपकी नहीं है। पाकिस्तान एक अच्छा मैसेंजर है जो अमेरिका के जो भी दूत के तौर पर जहां से को वहां से जो पेपर मिलते हैं और वो जाकर के उनको देता है, जो वहां से जो कागज मिलते होंगे या जो उनको बताया जाता है वो जाकर के अमेरिका को बताता है। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत में आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से भाषण दिए पाकिस्तान के अंदर कि जो कोई भी ईरान के बारे की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाना चाहता है तो वो ईरान चले जाए, तो आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता, पाकिस्तान की फिक्र। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ इसका पाकिस्तान का जो है वो एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके तहत उनको मदद करनी है और उस मदद में वो चाहे वो नेवल हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या अपने जवान देने की बारी हो, तकरीबन 5 से 10 हजार जवान उन्होंने दिए हैं। मकसद एक ही है कि पैसा चाहिए उनको। आप समझ सकते हैं कि ईरान के साथ एक तरीके से मीडिएशन तो नहीं कहूँगा, मैसेंजर की ड्यूटी कर रहा है और वही वहां पे सऊदी अरेबिया में अपने ही जवानों को लगा रहा है ईरान के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो एक तरीके से मैं कहूँगा इज अ फ्यूडर पाकिस्तान जोन डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, पाकिस्तान अगर सोचता है उसमें उसका फायदा है तो अपना फायदा देख रहा है। अब सवाल ये है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसे का इतना बड़ा संकट है तो पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पर लगा रहा है? जवाब है कि अमेरिकी डॉलर। इस बात की तस्दीक कभी इमरान खान ने भरे मंच से की थी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि शियाओं के साथ पाकिस्तान लीडरशिप ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान की सत्ता और संस्थानों में पंजाबी सुन्नी मुसलमानों का दबदबा रहा है। चाहे फौज हो, आईएसआई या बड़े आतंकी संगठन, कट्टरपंथी सोच शियाओं को खालिस मुसलमान नहीं मानती। यही वजह रही कि पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना को भी अपने जीवन में सुन्नी तौर तरीके अपनाने पड़े। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये सिलसिला दशकों से जारी है। साल 2026 में इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई और 160 से ज्यादा घायल हुए। इससे पहले 2022 में पेशावर की कूचा रिसालदार मस्जिद में हुए धमाके में 60 से अधिक लोग मारे गए थे। सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि कुर्रम और पैरा चिनार जैसे इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और नाकेबंदी ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। दवाइयों की कमी के कारण बच्चों तक की मौतें हुई हैं। क्वेटा में हजारा शिया समुदाय वर्षों से लगातार निशाने पर है और बार-बार बड़े हमले झेल चुका है। चरमपंथी संगठन खुलेआम शियाओं के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं और डॉक्टरों, जजों व धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग आम होती जा रही है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों, व्यापार और न्याय व्यवस्था में भी शियाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
माना जाता है कि 1980 के दशक में जिया उल हक की नीतियों के बाद ये समस्या और गहरी हुई। 1979 में ईरान के उभरने के बाद से पाकिस्तान में शिया प्रभाव को रोकने की कोशिशों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान का शिया समुदाय लगातार असुरक्षा और उत्पीड़न के साए में जीने को मजबूर है। और आसिम मुनीर एक शिया मुल्क के आगे मिन्नतें कर रहे हैं, किसके लिए? जवाब साफ, अमेरिकी डॉलर के लिए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, जेब खाली है, आवाम बागी है, लेकिन आसिम मुनीर को लगता है कि वो अपनी दोहरी चालों से ईरान को भी खुश रखेंगे, सऊदी से भी रियाल लेंगे और अमेरिका से भी डॉलर बटोरेंगे। पर डबल गेम अक्सर खुद को ही ले डूबता है, क्योंकि जो आज मुनीर को लग रहा है वहीं जिया उल हक से लेकर मुशर्रफ तक को लगा था। इस पूरे युद्ध में अमेरिका, ईरान, इजराइल प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जंग के कई और मोर्चे भी खुले थे। लेबनान में हिजबुल्लाह आक्रामक था, तो यमन में हूथी लाल सागर में डेरा जमाए हुए थे। इराक में भी शिया मिलिशिया सक्रिय रहे और इन सब की डोर ईरान के हाथों में थी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मदद से ये बेहद खतरनाक संगठन बन चुके थे, लेकिन कई रिपोर्ट्स अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इन प्रॉक्सीज का खतरा यूरोप, अमेरिका समेत दक्षिण एशिया में भी बढ़ रहा है। सीरिया और लेबनान में IRGC के अधिकारियों ने नियमित रूप से पैसा, प्रशिक्षण और हथियार देकर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन खड़े किए, जिन्होंने इजराइल को हमेशा अटैक की जद में रखा। इजराइल के पलटवार के बाद पहले हमास और अब हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट के कई घटक अब भी काफी मजबूत हैं। यमन के हूती विद्रोही, इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस IRI, ये तीनों समूह ईरान के स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी नेटवर्क को जिंदा रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अब ये संगठन सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सक्रिय नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप तक इनकी पहुंच हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पश्चिमी देशों में आपराधिक नेटवर्क्स के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई है। इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल पत्रकारों, राजनेताओं, यहूदी समुदायों और कुर्द असंतुष्टों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा डच खुफिया एजेंसी AIVD ने 2024 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार ईरान ने एक ईरानी एक्टिविस्ट की हत्या की कोशिश में आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इसी तरह के नेटवर्क की मदद से 2023 में स्पेनिश नेता एलिजो विदाल क्वाड्रास की हत्या की कोशिश भी की गई थी। भारत के संदर्भ में भी ईरान के प्रॉक्सी के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीधा हस्तक्षेप अभी तक नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पर यह खतरा कई बार महसूस किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कई बार ऐसे विचार प्रकट किए जो चिंतनीय था। 19 नवंबर 2010 दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं से कश्मीर के संघर्ष का समर्थन करने की अपील की और इसे अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान के समान बताया। 26 जून 2017 कश्मीर, बहरीन और यमन के लोगों के समर्थन की बात कही। जुलाई 2017 ईरानी न्यायपालिका से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पर सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। 21 अगस्त 2019 भारत से कश्मीर में न्यायपूर्ण नीति अपनाने की अपेक्षा जताई। मार्च 2020 दिल्ली दंगों के बाद भारत की आलोचना की। 16 सितंबर 2024 कश्मीर को गाजा और म्यांमार के साथ जोड़कर वैश्विक मुस्लिम पीड़ा के प्रतीक के रूप में पेश किया। ईरान का प्रॉक्सी मॉडल दरअसल हथियारों के साथ साथ विचारों की मदद से जंग अधिक लड़ता है और यह किसी भी देश में कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए काफी है। भारत पहले से ही पाकिस्तान के प्रॉक्सी लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से लड़ता रहता है। ऐसे में भविष्य में ईरान समर्थित प्रॉक्सी कब सरदर्द बन जाए, कोई कह नहीं सकता। अमेरिका के साथ सीज फायर में ईरान की शर्त है कि लेबनान में इजरायली हमले भी तुरंत रोके जाएं, लेकिन सीज फायर के बाद लगभग 8 दिन तक इजरायल लेबनान के बीच संघर्ष चलता रहा। वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान के नेता मिले तो 10 दिनों का सीज फायर दोनों के बीच में भी स्थापित हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे इजरायल सीज फायर के लिए मान गया, इसकी इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान जब शांति वार्ता की टेबल पर थे, लेबनान पर इजरायल का कहर उसी समय सबसे ज्यादा बरस रहा था। इजरायल ने साफ कहा कि लेबनान पर इजरायल के हमले रोकना सीज फायर में शामिल नहीं है, जबकि ईरान लेबनान पर हमले रोकना चाहता था।
फिर कैसे हो गया सीज फायर? कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप से हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का आधार तैयार हुआ। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ इजराइल की फौज बॉर्डर से तीसरी लाइन तक के गांवों में घुस चुकी है। ये माना जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही ट्रंप को ये सलाह दी कि अगर लेबनान पर हमले रोक दिए जाएं, तो ईरान से होर्मुज खोलने पर बात सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकती है। इसके बाद ही ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर 10 दिनों का हो गया। होर्मुज से ईरान ने फिलहाल अपनी नाकेबंदी हटा ली है, लेकिन इस बीच इजराइल ने जो तबाही मचाई है, उससे उबरने में लेबनान को कई साल लग जाएंगे। हिजबुल्लाह के करीब 400 आतंकी मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि मारे गए आतंकियों की संख्या 700 से अधिक है। इसके अलावा 1100 से ज्यादा दूसरे लोग भी मारे गए। सबसे बड़ा बदलाव दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ इजराइल की फौज बॉर्डर से तीसरी लाइन तक के गांवों में घुस चुकी है। करीब 20 से 30% लेबनान पर इजरायली फौजों का कब्जा है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी की तरह इन इलाकों को समतल कर रहे हैं। ईरान अमेरिका से फाइनल डील में लेबनान को भी शामिल करना चाहता है और उसकी जमीन से इजराइल को वापस देखना चाहता है, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि अमेरिका भले इस पर विचार करे, लेकिन इजराइल के लिए ये आसान नहीं होगा। अब सारी निगाहें दूसरे दौर की बातचीत पर हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान में मिलना है और आगे बात बढ़ानी है। अगर यहाँ इजराइल लेबनान को लेकर कोई समझौता होता है, तो निश्चित ही ये मिडिल ईस्ट के राजनीतिक और भौगोलिक लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। जो लड़ाई ईरान में रिजीम चेंज, परमाणु बम न बनाने जैसे मुद्दों पर शुरू हुई थी, वो तेल के खेल में क्यों उलझ गई? क्या दुनिया एक बार फिर से 70 के दशक वाले बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? ईरान के लिए उसका ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इस ताकत को चुनौती दी। हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड और ईरान की खुद की पाबंदियों की वजह से तेल निर्यात का गणित पूरी तरह चरमरा गया। हॉर्मुज में नाकाबंदी के चलते ईरान के 13% तेल सप्लाई पर ताला लग गया था। हर बीतते दिन के साथ ईरान को लाखों बैरल तेल का नुकसान हो रहा था। ईरान ने पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल गैस सप्लाई रोकी थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी। इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने एक भी ईरानी जहाज या ईरान आने जाने वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया। उनके मुताबिक कुल 13 जहाजों को वापस मोड़ दिया गया। 15 अप्रैल को ईरान का झंडा लगाए एक जहाज ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रांस ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब इस तनाव के बीच राहत की खबर आई है। इजराइल और लेबनान गुरुवार शाम 5 बजे से शुरू होने वाले 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। इस सीज फायर का असर समुद्र में भी दिखा है। हालांकि अमेरिका ने अभी भी संकेत दिए हैं कि उसकी निगरानी कम नहीं होगी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने पहले ही कहा था कि जब तक रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, कार्रवाई जारी रहेगी। व्हाइट हाउस का रुख अभी भी कड़ा है। भले ही सीज फायर की वजह से रास्ता खुल गया हो, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान और ईरान के साथ बातचीत में हॉर्मुज हमेशा एक अहम मुद्दा रहेगा। अगर समझौता स्थायी नहीं हुआ तो ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके जवाब में IRGC ने भी पहले ही धमकी दी थी कि अगर दबाव कम नहीं हुआ तो वे लाल सागर और फारस की खाड़ी में दूसरे समुद्री रास्ते फिर से बंद कर सकते हैं। जब तक पूरी तरह शांति नहीं हो जाती, जब तक अमेरिका ईरान टॉक सामान्य स्तर पर नहीं आ जाती, तब तक कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता।